अगर आपने अब तक यह सीरीज नहीं देखी है तो समझ लीजिए आज किस्मत खुद आपको यहाँ लेकर आई है। ये इतिहास की सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली साइंस फिक्शन सीरीज है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर इसकी न्यूनतम रेटिंग भी 9.1 से ऊपर जाती है, जो अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। इस सीरीज में आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी, धार्मिक दर्शन, भाग्य का चक्र और पारिवारिक दुश्मनी जैसी कई चीजें शामिल हैं। इनमें से कोई एक ही चीज आपके दिमाग को घुमा देने के लिए काफी है। इसकी जटिलता इतनी ज्यादा है कि यह वेस्ट वर्ल्ड और स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी सीरीज को भी पीछे छोड़ देती है। कहा जाता है कि अगर कोई इस पूरी सीरीज को सही तरीके से समझा दे तो उसके फॉलोअर्स 10 मिलियन पार कर सकते हैं। मूल कहानी की गति धीमी और बहुत उलझी हुई है, किरदार भी बहुत हैं और टाइमलाइन लगभग 100 साल तक फैली हुई है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप मेरे साथ इसका ब्रेक डाउन देखें। मैं परत दर परत सब खोल दूंगा। फिर भी न समझ आए तो समझो अब बस घर बसाने का वक्त आ गया है। अब बिना देर किए चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है जर्मनी के वेंडन नामक छोटे कस्बे से। वेंडन उन शुरुआती कस्बों में से है जहाँ परमाणु बिजली घर लगाया गया था। लंबे समय तक शांत रहने वाला यह कस्बा 21 जून 2019 को अचानक बदल जाता है, जब कस्बे का एक आदमी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। वह सिर्फ एक अजीब सा सुसाइड नोट छोड़ता है, जिस पर खास तौर पर लिखा होता है कि इसे 4 नवंबर 2019 को रात 10:13 के बाद ही खोला जाए। आत्महत्या करने वाले का नाम माइकल कानवाल्ड था। उसका बेटा योनास कानवाल्ड इस घटना से बुरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया। 2 महीने से वह मानसिक रूप से भटका सा रह रहा था। उसकी माँ हन्ना कानवाल्ड एक मसाज थेरेपिस्ट है और बेटे से बिल्कुल उलट जल्दी ही पति की मौत के दुख से उबर जाती है। वह पड़ोस के पुलिस चीफ उलरिख नील्सन के साथ चुपके चुपके संबंध भी रखने लगती है। उसकी खिड़की पर चढ़ने की प्रैक्टिस देखकर साफ लगता था कि यह कोई नई बात नहीं है। घर में योनास की दादी इंस कानवाल्ड भी रहती है, जिनका फोटो हन्ना ने फैमिली फ्रेम से फाड़ दिया है। स्पष्ट है कि सास बहू के रिश्ते ठीक नहीं हैं। दूसरी ओर वही पुलिस चीफ उलरिख नील्सन सुबह सुबह जॉगिंग का नाटक करके घर लौटता है। घर पर उसकी पत्नी काथरीना नील्सन नाश्ता बना रही है। उनके 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा मैग्नस नील्सन, छोटा बेटा मिकेल नील्सन और बेटी मार्था नील्सन। हाल के दिनों में उलरिख का रोज सुबह दौड़ना काथरीना के मन में शंका की चिंगारी जगा रहा था। आज 4 नवंबर की रात आखिरकार दस्तक दे चुकी थी। घर में दादी घबराई हुई बैठी हैं ताकि ठीक समय पर चिट्ठी खोली जा सके। यही दिन योनास के स्कूल लौटने का भी है, लेकिन स्कूल पहुंचते ही उसे मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है। संयोग से स्कूल की प्रिंसिपल पुलिस चीफ उलरिख की पत्नी काथरीना ही है, क्योंकि 13 दिन पहले योनास का सहपाठी नोआ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पुलिस ने हर जगह खोजा मगर कोई सुराग नहीं मिला। तभी योनास की गर्लफ्रेंड मार्था वहां पहुंचती है। वह उसे मुस्कुराकर देखती है, लेकिन सीधे उसके दोस्त बार्टोज टाइडेमान के पास चली जाती है। कुछ ही दिनों की बीमारी में दोस्त ने उसकी गर्लफ्रेंड छीन ली। टाइडेमान परिवार वेंडन का मशहूर अमीर परिवार है। बार्टोज का पिता अलेक्जेंडर टाइडेमान कस्बे के परमाणु बिजली घर का डायरेक्टर है और माँ क्लाउडिया टाइडेमान कस्बे का इकलौता होटल चलाती है। हाल की घटनाओं के कारण होटल का कारोबार भी मंदा पड़ गया है। अलेक्जेंडर अपने बेटे से बहुत सख्ती से पेश आता है, जिसकी वजह से बार्टोज नशे का आदी बन गया है। संयोग से गायब हुआ नोआ एक गुफा में बहुत सारा गांजा छिपा कर रख गया था। यह बात पता चलते ही बार्टोज सुझाव देता है कि सब लोग रात को वेंडन की गुफा में जाकर उसे निकालें और बेच दें, पक्का बड़ा मुनाफा होगा। इधर दूसरी तरफ गायब लड़के नोआ के माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पूछते हैं कि अब तक उनका बेटा क्यों नहीं मिला। थाने की इंचार्ज शार्लोट डॉपलर उलरिख की सीनियर है। उसका पति पीटर डॉपलर एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है। उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी फ्रांसिस्का डॉपलर और छोटी एलिजाबेथ डॉपलर। नोआ की माँ बहुत भावुक और गुस्से में है। इतने दिनों बाद भी बेटे का कोई पता नहीं चला और उसे पक्का यकीन है कि पुलिस ने सच में खोजने की कोशिश ही नहीं की। शार्लोट उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वह सबके सामने उस पर थूक देती है। तभी उलरिख बीच में आकर हालात संभालता है और किसी तरह दोनों को शांत करके वहाँ से भेज देता है। इसके बाद उलरिख और शार्लोट ऑफिस में सुरागों की समीक्षा करते हैं, लेकिन दोनों में बहस हो जाती है। उलरिख का मानना है कि नोआ बस घर से भाग गया होगा, क्योंकि वेंडन कस्बे में कभी कोई बड़ा अपराध हुआ ही नहीं। शार्लोट तुरंत इसका विरोध करती है। असल में नोआ वेंडन कस्बे का पहला लापता व्यक्ति नहीं है। 33 साल पहले उलरिख का भाई मैड्स नील्सन भी वेंडन की गुफा के पास गायब हो गया था और आज तक नहीं मिला। भाई का जिक्र आते ही उलरिख भावुक हो जाता है। वह मानने को तैयार नहीं कि दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध है। गुस्से में वह पुलिस स्टेशन से निकल जाता है और अपनी माँ के घर पहुँचता है। 33 साल पहले बेटे के गायब होने के बाद से उसकी माँ ने कभी उसे ढूंढना नहीं छोड़ा। नोआ के गायब होने के बाद वह फिर जंगल गई थी, जहाँ उसे अपने बेटे की पसंदीदा चॉकलेट का रैपर मिला। अजीब बात यह थी कि वह रैपर बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे अभी अभी गिराया गया हो। उसे लगता है कि कस्बे में सब कुछ किसी चक्र की तरह दोहराया जा रहा है, बिल्कुल 33 साल पहले जैसा। इसी दौरान वेंडन के एक मानसिक चिकित्सालय में
एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कुर्सी पर लेटा बार बार बड़बड़ा रहा है। अभी तक यह रहस्य बना हुआ है कि वह किस बात का इशारा कर रहा है, लेकिन एक चीज साफ है, वेंडन कस्बा उतना शांत और सुरक्षित नहीं जितना बाहर से लगता है। अब तक लगभग सारे सुराग उसी घने जंगल और उसके भीतर मौजूद रहस्यमयी गुफा की ओर इशारा कर रहे हैं। तभी दृश्य बदलता है। गुफा के अंदर से एक रेनकोट पहने रहस्यमयी आदमी बाहर आता है। क्या वही नोआ के गायब होने का जिम्मेदार है? और माइकल के पत्र में आखिर लिखा क्या है? अब तक कहानी के 4 बड़े परिवार सामने आ चुके हैं और इस सीरीज में रिश्तों की कड़ियां बेहद अहम हैं। चलिए एक बार इन्हें दोहरा लें। सबसे पहले है कर्नवाल्ड परिवार। पिता माइकल कर्नवाल्ड, जिसने शुरुआत में आत्महत्या की, बेटा योनास कर्नवाल्ड, पत्नी हन्ना कर्नवाल्ड और दादी इनस कर्नवाल्ड। दूसरा है नीलसन परिवार। पिता उल्रिख नीलसन, जो कस्बे के पुलिस चीफ हैं, और माँ काथरीना नीलसन, जो स्कूल की प्रिंसिपल है। उनके 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा मैग्नस नीलसन, बेटी मार्था नीलसन और छोटा बेटा मिकेल नीलसन। इसके अलावा उल्रिख की माँ भी इस परिवार में शामिल है। तीसरा है टाइडेमान परिवार, जो कस्बे का अमीर परिवार है। पिता अलेक्जेंडर टाइडेमान परमाणु बिजली घर के डायरेक्टर और माँ क्लाउडिया टाइडेमान 5 सितारा होटल की मालकिन। उनका बेटा बार्टोज टाइडेमान है। चौथा है डॉपलर परिवार। पिता पीटर डॉपलर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर और पत्नी शार्लोट डॉपलर, जो वेंडन की पुलिस चीफ है। बेटियां हैं फ्रांजिस्का डॉपलर और एलिजाबेथ डॉपलर। साथ ही इस परिवार में एक बूढ़ा आदमी भी है, पीटर डॉपलर का पिता हेल्गे डॉपलर, जो अल्जाइमर से पीड़ित है। अब तक कहानी में लापता लोग भी सामने आए हैं। साल 1986 में गायब हुआ उल्रिख नीलसन का भाई मैड्स नीलसन और साल 2019 में गायब हुआ नोआ। असल में ये अभी सारे किरदार नहीं हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी नए लोग जुड़ते जाएंगे। आगे क्या होगा उसके लिए तैयार रहिए, मजा अभी शुरू हुआ है। 21 जून 2019 को माइकल रहस्यमय तरीके से फांसी लगाकर मर जाता है और अपने बेटे योनास के लिए सिर्फ एक अजीब सा पत्र छोड़ता है, जिसे 4 नवंबर 2019 रात 10:13 के बाद ही खोलने को कहा गया था। 21 अक्टूबर 2019 को एक लाल बालों वाला लड़का नोआ जंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस पूरे कस्बे को छान मारती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। और सबसे अजीब बात, 33 साल पहले मैड्स नीलसन भी इसी जंगल में गायब हुआ था और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। जैसे जैसे 4 नवंबर करीब आता है, तनाव बढ़ता जाता है। नोआ को गायब हुए 13 दिन हो चुके हैं और उसी दिन माइकल का पत्र खुलना है। स्कूल की प्रिंसिपल काथरीना नीलसन फिर से पेरेंट्स मीटिंग बुलाती है। पुलिस चीफ शार्लोट डॉपलर से कहती है कि स्कूल की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए और सभी माता पिता से नोआ को ढूंढने में सहयोग करने की अपील करती है। तभी पीटर डॉपलर के पिता हेल्गे डॉपलर अचानक अंदर आ जाते हैं। उन्हें अल्जाइमर है और वह बार बार अजीब बातें दोहरा रहे होते हैं। शार्लोट तुरंत उन्हें पकड़कर मीटिंग रूम से बाहर ले जाती है। बाहर आते ही कस्बे में बारिश शुरू हो जाती है। पीटर बारिश को देखते हुए फिर बड़बड़ाते हैं। उस समय घड़ी रात 10:02 दिखा रही होती है। उधर इंस कानवाल्ड कमरे में अकेली बैठी बेटे का पत्र हाथ में लिए आखिरी समय का इंतजार कर रही है। उसने पत्र वाली बात किसी को नहीं बताई। जल्द ही समय 10:14 हो जाता है। वह बेसब्री से पत्र खोलती है, मगर उसे पढ़कर हैरान होने के बजाय शांत रहती है, जैसे उसे पहले से ही सब पता हो। इसी समय योनास की माँ हन्ना कर्नवाल्ड परमाणु बिजली घर के डायरेक्टर अलेक्जेंडर टाइडेमान को मसाज देते हुए उससे प्लांट की बात करती है। पता चलता है कि वेंडन का परमाणु प्लांट भी 33 साल पहले बना था और सोवियत संघ की परमाणु दुर्घटना के कारण सरकार अगले साल इसे बंद करने वाली है। ऐसा हुआ तो पूरे कस्बे में बिजली संकट खड़ा हो सकता है। बारिश शुरू होने से 12 मिनट पहले जब माता पिता मीटिंग में चिंतित बैठे थे, कुछ लड़के चुपके से जंगल में घुस जाते हैं। दरअसल गायब होने से पहले नोआ ने गुफा के पास काफी मात्रा में गांजा छिपा रखा था। अब ये लोग सोचते हैं कि उसे निकाल कर बेच देंगे और थोड़ा जेब खर्च कमा लेंगे। रास्ते में योनास दूर खड़े परमाणु प्लांट को देखता है और उसे अजीब सा एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वे जल्दी ही गुफा तक पहुंच जाते हैं, मगर वहां पहले से फ्रांजिस्का डॉपलर मौजूद मिलती है और उसके हाथ में नोआ का गांजा होता है। तभी गुफा के अंदर से अजीब आवाज आती है और टॉर्च भी खराब हो जाती है। जंगल का डरावना माहौल चरम पर पहुंच जाता है और सब डरकर भागने लगते हैं। भागते समय योनास गिर पड़ता है। जब वह उठता है, बाकी सब जा चुके होते हैं। तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। घबराया हुआ योनास धीरे धीरे मुड़ता है और जो देखता है वह और भी डरावना होता है। उसे अपने वही पिता दिखाई देते हैं जो मर चुके थे। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर काला तरल बहता हुआ। समझ नहीं आता कि वह तेल है या खून। डर के मारे योनास भागकर जंगल से बाहर निकल जाता है। तब तक बारिश तेज हो चुकी होती है। बाहर सब फिर मिलते हैं, लेकिन मैग्नस नीलसन और मार्था नीलसन के सिर्फ अपनी जान बचाकर भागने की वजह से उनका छोटा भाई मिकेल नीलसन उनसे बिछड़ जाता है। मीटिंग में मौजूद माता पिता को फोन आता है और वे तुरंत पहुंचते हैं। पुलिस भी मौके पर आ जाती है। सब अपने अपने बच्चों को देखने लगते हैं। योनास अभी भी जो देखा उससे स्तब्ध खड़ा रहता है। इसी बीच उल्रिख नीलसन
टॉर्च लेकर जंगल में घुस जाता है। वह पूरी रात खोजता है मगर कुछ नहीं मिलता। अगले दिन पुलिस फिर जंगल को घेर कर हर इंच जमीन को स्कैन करती है। तभी शार्लोट को उसके पति पीटर डॉपलर का फोन आता है। लगता है वह उसे कुछ जरूरी बात बताना चाहता है, लेकिन जांच में व्यस्त शार्लोट डॉपलर उसके हिचकिचाने से परेशान होकर फोन काट देती है। उसी वक्त एक चौंकाने वाली चीज मिलती है। पुलिस को पत्तों के नीचे एक लड़के की लाश मिलती है। उलरिक नील्सन कांपते हाथों से पत्ते हटाता है। चेहरा देखते ही वह राहत की सांस लेता है। वह न तो उसका बेटा मिकेल नील्सन है न ही नोआ, लेकिन असली रहस्य कुछ और है। उस लड़के की आंखें अजीब तरीके से जली हुई थी और उसके पास साल 1986 का एक सिक्का मिलता है। फॉरेंसिक डॉक्टर तुरंत रिपोर्ट देता है। लड़के की उम्र लगभग 10 से 12 साल के बीच है। मौत करीब 16 घंटे पहले हुई थी। आंखों के आसपास जलने के निशान के अलावा उसके कानों की नलियां भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थीं। डॉक्टर का कहना है कि यह किसी बेहद तेज आवाज, तेज गिरावट के दबाव या जबरदस्त घूमने वाली ताकत से हो सकता है। इसके अलावा लड़के के कपड़ों पर काफी मात्रा में लाल मिट्टी लगी हुई थी, जबकि वेंडन की गुफा के आसपास लाल मिट्टी होती ही नहीं। ये रहस्यमय मामला शार्लोट को और उलझा देता है। कस्बे में लगातार 2 लड़के गायब हो चुके हैं और खबरों में यही चर्चा चल रही है। जब शार्लोट का पति पीटर ये खबर सुनता है तो वह ऐसे रो पड़ता है जैसे उसका अपना बच्चा खो गया हो। ड्राइविंग सीट पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ता है, जैसे उसे इस घटना के पीछे की सच्चाई पता हो या शायद उसका खुद इससे कोई संबंध हो। उधर मिकेल नील्सन को गायब हुए 9 घंटे हो चुके हैं, मगर पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अपने बेटे को ढूंढने के लिए उलरिक नील्सन खुद रहस्यमय गुफा में जाता है। गुफा के अंदर गहराई में उसे एक जंग लगा लोहे का दरवाजा मिलता है, जिसके पीछे संयोग से एक कस्बे का परमाणु बिजली घर है। वह तुरंत बारिश में भीगते हुए बिजली घर पहुंचता है और डायरेक्टर अलेक्जेंडर टाइडेमन से अंदर जाने की विनती करता है, लेकिन अलेक्जेंडर साफ कह देता है कि बिजली घर एक संवेदनशील जगह है। भले ही उलरिक पुलिस चीफ हो, ऊपर से सर्च वारंट के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। बेबस होकर उलरिक वापस थाने लौट आता है। उसी समय हन्ना कानवाल थाने आती है। उलरिक घबराकर उसे रिकॉर्ड रूम में ले जाता है। हन्ना उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, मगर वह उसे धक्का देकर अलग कर देता है। जब बेटा ही गायब हो गया हो तो उसे रोमांस की फुर्सत कहाँ। इधर पुलिस अभी भी जंगल में खोजबीन कर रही होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि एक रेनकोट पहना रहस्यमयी आदमी सूटकेस लेकर जंगल में आ चुका है। वह पहाड़ी से सब कुछ चुपचाप देखता है। बाद में वह क्लाउडिया टाइडेमान के होटल में कमरा लेता है और कमरे की दीवारों पर तरह तरह के कागज चिपका देता है। उस रहस्यमयी आदमी की गर्दन पर रस्सी के निशान हैं और पीठ पर कई घावों के दाग। टेबल पर रखी एक किताब के कवर पर बड़े अक्षरों में लिखा है, समय यात्रा का सफर। दीवार पर लगे अखबार की कटिंग में मिकेल कहाँ है लिखा था, जिसे उसने बदलकर मिकेल किस समय में है कर दिया। फिर वह सूटकेस खोलता है। अंदर एक बेहद जटिल मशीन रखी होती है, जिसे देखकर लगता है जैसे वह टाइम मशीन हो। उधर योनास अपने पिता के उस गोदाम में जाता है जहां उन्होंने आत्महत्या की थी। उसे वहां एक छिपा हुआ खांचा मिलता है। खोलने पर उसमें एक नक्शा मिलता है। अंदर वेंडन गुफा का एक विस्तृत नक्शा रखा है। नक्शे में गुफा की अंदरूनी संरचना बनी है। उस पर एक नोट भी लिखा है जिसमें साफ बताया गया है कि रास्ता कहाँ है। योनास गहरी सोच में पड़ जाता है। साफ है कि उसके पिता की मौत इतनी सीधी नहीं थी और उसी रात परमाणु बिजली घर का डायरेक्टर अलेक्जेंडर टाइडेमान चुपके से कुछ सामान कहीं ले जा रहा होता है। आखिर वह क्या छिपाना चाहता है? साफ है, वेंडन कस्बे में हर शख्स अपने अंदर कोई न कोई राज छिपाए बैठा है। एक ही रात में 33 भेड़ें अचानक मर जाती हैं। मौके पर न खून के निशान मिलते हैं, न काटने के और न ही जहर के कोई संकेत। ऐसा रहस्यमय मामला बूढ़े पुलिस चीफ ने भी पहले कभी नहीं देखा था। इसी दौरान गायब हुआ मिकेल नील्सन रहस्यमयी गुफा से बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर का नजारा कल से अलग लगता है। सड़क किनारे और उसके घर के आंगन में कुछ ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि चाबी से दरवाजा भी नहीं खुलता। तभी आवाज सुनकर एक लड़का बाहर आता है और उससे पूछता है कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मिकेल नील्सन कहने ही वाला था कि यह उसका घर है, तभी एक लड़की आकर बात काट देती है। हैरानी की बात, उस लड़की का नाम काथरीना नील्सन और लड़के का नाम उलरिक नील्सन है, जो असल में उसके माता पिता के नाम है। दोनों के जाने के बाद मिकेल जमीन पर पड़ा अखबार देखता है। उस पर तारीख लिखी होती है 5 नवंबर 1986। सारे संकेत बताते हैं कि वह 33 साल पीछे अतीत में पहुंच चुका है। थोड़ी देर बाद वह घर के अंदर जाता है और माँ को पुकारता है। सोफे पर बैठी एक थकी हुई औरत माँ सुनकर समझती है कि उसका खोया बेटा मैड्स नील्सन लौट आया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह उसका बेटा नहीं है तो वह पागलों की तरह मैड्स नील्सन के बारे में पूछने लगती है। डरा हुआ मिकेल किसी तरह उससे छूटकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उस समय ड्यूटी पर पुलिस चीफ एगोन टाइडेमान होते हैं। मिकेल नील्सन कहता है कि उसके पिता उलरिक नील्सन यहाँ के चीफ हैं। एगोन उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर सोचते हैं कि यह किशोर उलरिक नील्सन की शरारत होगी। चूंकि उन्हें भेड़ों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने जल्दी जाना होता है, वे
मिकेल को ऑफिस में रुकने को कहते हैं ताकि डॉक्टर आकर उसका इलाज कर सके। जैसे ही एगॉन जाते हैं, मिकेल टेबल पर रखी फाइलें देखने लगता है। उसे मैड्स नील्सन के लापता होने से जुड़े दस्तावेज मिलते हैं। एक पुरानी फोटो भी मिलती है जिसके पीछे मैड्स और उसके पिता का नाम लिखा है। अब उसे यकीन हो जाता है वह सचमुच 33 साल पीछे आ चुका है। तभी एक नर्स अंदर आती है। वह और कोई नहीं बल्कि साल 2019 की इंस्कानवाल दादी का जवान रूप होती है। वह मिकेल नील्सन को अस्पताल ले जाती है। उसे लगता है कि शायद उसके माता पिता उसे मारते थे, इसलिए वह घर से भाग आया। पट्टी करते समय वह उसे प्यार से समझाती रहती है, मगर चाहे वह कुछ भी पूछे मिकेल चुप ही रहता है। जाते समय वह कहता है कि वह साल 2019 से आया है, लेकिन इनस कॉन्वर्ट सोचती है कि वह कॉमिक्स ज्यादा पढ़ता है और बात को गंभीरता से नहीं लेती। इसी समय गायब हुआ नोआ भी साल 1986 में दिखाई देता है। रेनकोट पहना रहस्यमयी आदमी उसे मशीन से बांधकर किसी तरह का इंसानी प्रयोग कर रहा है। उसके सीने पर 1986 का सिक्का भी लटका है। टीवी पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा समय यात्रा के सिद्धांत समझा रहा होता है। सब संकेत यही बताते हैं कि नोआ पर टाइम ट्रैवल का प्रयोग किया जा रहा है। उस रात अचानक बिजली तंत्र में गड़बड़ी होने लगती है। लगता है उसी प्रयोग का असर है। इसी अफरा तफरी में मिकेल नील्सन खिड़की से भाग निकलता है। रात अशुभ साबित होती है। आसमान से मरी हुई चिड़ियों की बारिश होने लगती है और लोग डर कर कारों में छिप जाते हैं। दृश्य बदलता है। जंगल में वही रहस्यमयी आदमी नोआ की लाश घसीट रहा है। उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसी साल 2019 में मिले लड़के की थी। साफ है कि वह प्रयोग असफल रहा था। आखिर वह लड़का कौन था? इतना तय है कि उसने भी उसी क्रूर प्रयोग का शिकार होकर जान गंवाई। उधर साल 2019 में भी उसी रात कस्बे में अजीब चिड़िया वर्षा होने लगती है और पुलिस स्टेशन के बाहर मरी चिड़िया भर जाती हैं। इसी बीच उलरिख नील्सन फिर गुफा में जाता है, इस बार पूरी तैयारी के साथ। हाथ में लोहे की रॉड लेकर वह जंग लगे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसका बेटा उसी के पीछे है। उसी समय साल 1986 में मौजूद मिकेल नील्सन भी लाइटर लेकर उसी गुफा में प्रवेश करता है। अंदर जाते ही उसका पैर फिसलता है और वह गहराई में गिर जाता है और बदकिस्मती से उसकी एक टांग टूट जाती है। तभी उसे ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। वह मदद के लिए चिल्लाता है। असल में साल 2019 में उलरिख नील्सन दरवाजा न खुलने पर उसे जोर जोर से पीट रहा होता है। गुफा के दूसरी तरफ से आती आवाजें सुनकर वह पलट कर देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। उधर मिकेल नील्सन जवाब न मिलने पर टूटी टांग के साथ लाइटर उठाकर बाहर की ओर बढ़ता है। किस्मत का खेल देखिए, दोनों बाप बेटे एक ही जगह मौजूद होते हैं, मगर उनके बीच 33 साल का फासला होता है। क्या इंसान समय यात्रा कर सकता है? आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति से भी तेज चल सके तो वह अतीत में लौट सकती है या भविष्य में जा सकती है। अगर वर्महोल सिद्धांत सच में अस्तित्व में हो तो समानांतर समय रेखाएं संभव हो सकती हैं। यहाँ तक कि इंसान अपने ही दूसरे रूप से मिल सकता है। यही इस कहानी का मुख्य विचार है। इसीलिए अगर कहा जाए कि यह इतिहास की सबसे दिमाग घुमा देने वाली साइंस फिक्शन कहानी है, तो यह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़ी संख्या में भेड़ों और पक्षियों की रहस्यमयी मौत के मामले में साल 1986 के पशु विशेषज्ञ का मानना था कि भेड़ें डर से मरी क्योंकि वे बहुत संवेदनशील होती हैं। बस 2-3 के घबराने से पूरा झुंड नियंत्रण खो देता है। लेकिन समस्या यह थी, सभी भेड़ों के कान के पर्दे बुरी तरह फटे हुए थे। साल 2019 के फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने ज्यादा पेशेवर निष्कर्ष दिया। मरी हुई चिड़ियों की खोपड़ी और कान के पर्दे भी क्षतिग्रस्त थे। संभवतः वे दिशा भ्रमित होकर गिरी, शायद किसी शक्तिशाली विद्युत तरंग या रेडियो वेव के कारण। जंगल में मिले लड़के के साथ भी यही हुआ था। आंखों के जलने के अलावा उसके कान भी इसी तरह खराब थे। स्पष्ट है इन घटनाओं के पीछे कोई असामान्य ऊर्जा प्रभाव है। समय फिर 1986 में लौटता है। उस दिन लीना टाइडेमान को वेंडन परमाणु संयंत्र का नया प्रमुख चुना जाता है। उनके पिता कस्बे के पुलिस प्रमुख एगॉन टाइडेमान हैं। उनकी एक युवा और सुंदर बेटी भी है, वही जो साल 2019 में होटल मालकिन क्लाउडिया टाइडेमान के रूप में जानी जाती है। सुरक्षा कर्मी हेल्गे डॉपलर उन्हें एक जॉइनिंग गिफ्ट देते हैं, एक किताब जिसका नाम है समय यात्रा का सफर। वही हेल्गे डॉपलर जो 2019 में मानसिक रूप से अस्थिर वृद्ध के रूप में दिखते हैं। पद संभालते ही लीना टाइडेमान पिछले 2 साल का डेटा देखती हैं और सिर्फ 2 पन्ने पढ़कर ही गड़बड़ी पकड़ लेती हैं। गुस्से में वह रिटायर्ड पुराने स्टेशन चीफ के पास जाती है। वह उन्हें बिजली घर के प्रतिबंधित इलाके में ले जाता है। जालीदार दरवाजा खोलते ही सामने एक गुफा दिखाई देती है। लीना रस्सी से नीचे उतरती है और गुफा के अंदर जाती है। अंत में उन्हें ऐसी परमाणु कचरे की ढेर मिलती है जिसे हटाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ शार्लोट डॉपलर फिर मिकेल नील्सन के गायब होने वाली जगह की जांच करती
है। वह सड़क किनारे लगे कैमरे की मेमोरी निकालकर फुटेज देखती है और पाती है कि रात 9:30 बजे उसके पति पीटर डॉपलर की कार वहीं से गुजरी थी, ठीक उसी समय जब मिकेल नील्सन गायब हुआ था। वह तुरंत एक लकड़ी के केबिन पर जाती है। यह वही जगह थी जहां पीटर अपने पिता के साथ रहा करता था। बाहर उसे लाल मिट्टी मिलती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी जंगल में मिले लड़के के कपड़ों पर थी। जमीन पर टायर के निशान भी होते हैं। अब उसे शक हो जाता है कि पीटर डॉपलर का उस लाश से कोई न कोई संबंध है। केबिन के पास ही उसे एक दरवाजा मिलता है। अंदर एक तंग गोदाम है जो नोआ पर किए गए प्रयोग वाले कमरे जैसा लगता है। उसी दिन बेटी एलिजाबेथ डॉपलर स्कूल से लौटकर जेब से एक पॉकेट वॉच निकालकर शार्लोट डॉपलर को देती है। वह कहती है कि यह घड़ी उसे नोआ नाम के व्यक्ति ने दी और कहा कि यह पहले शार्लोट की ही चीज थी। जब घड़ी खोली जाती है तो अंदर सच में उसका नाम लिखा होता है। फिर एलिजाबेथ नोआ का एक चित्र भी बनाती है। दूसरी ओर योनास अपने पिता का छोड़ा हुआ नक्शा लेकर कई बार गुफा में जाता है, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता है। उसे नहीं पता कि उसकी हर हरकत पर एक रहस्यमयी आदमी नजर रख रहा है। रात को वही आदमी चुपके से योनास के कमरे में आता है और नक्शे पर कुछ निशान लगा देता है। अगले दिन होटल छोड़ते समय वह क्लाउडिया टाइडेमान को एक पैकेट देता है और कहता है कि इसे आज रात तक योनास कानवाल्ड को जरूर दे देना। उसी दिन योनास कब्रिस्तान में पिता की कब्र पर जाता है। तभी वह रहस्यमयी आदमी सूटकेस लेकर उसके पास आता है। वह कहता है कि उसके पिता ने कभी उसकी जान बचाई थी। फिर वह कुछ रहस्यमयी वाक्य कहता है। इसके बाद चला जाता है। लेकिन उसी दिन पूरे कस्बे को हिला देने वाली घटना फिर घटती है। एक 9 साल का लड़का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। सिर्फ 10-15 दिनों में कस्बे से 3 लड़के गायब हो चुके हैं। पुलिस प्रमुख उलरिक नील्सन खुद को पूरी तरह असफल महसूस करता है। उसे लगता है कि 33 साल पहले उसके भाई के गायब होने की वजह उस समय के पुलिस प्रमुख की नाकाबिलियत थी, मगर अब 33 साल बाद वही नाकाबिल इंसान वह खुद बन चुका है, क्योंकि उसका अपना बेटा भी लापता है। शार्लोट डॉपलर मानती है कि यह नीत्शे का अनंत पुनरावृत्ति सिद्धांत है। हमारा 1 साल 365 दिन का नहीं हो सकता। संभव है कि ब्रह्मांड का चक्र 33 वर्षों का हो। हर 33 साल बाद ब्रह्मांड रीसेट होता है और घटनाएं फिर से वैसी ही घटती हैं। उधर बार्टोस टाइडेमान को नोआ का फोन आता है। नोआ कहता है कि उसके पास बहुत सारा गांजा है। नशे का आदी बार्टोस उत्साहित हो जाता है और अपने दोस्त योनास को बताता है। उसे रात में साथ चलने को कहता है, लेकिन रात में वह वादा तोड़ देता है और मार्था नील्सन के कमरे में पहुंच जाता है। वही लड़की जिसे बार्टोस उससे छीन चुका था। दोनों का अधूरा प्यार फिर जाग उठता है और वे दोबारा साथ हो जाते हैं। उधर बार्टोस काफी देर तक योनास का इंतजार करता रहता है। फोन भी नहीं उठता तो वह अकेले ही नोआ की कार में बैठ जाता है। कुछ मिनट बाद वह कार से उतरता है और उसके चेहरे पर गहरी चिंता दिखती है। इधर योनास घर लौटता है तो उसे एक रहस्यमय पार्सल मिलता है। अंदर एक लैंप, एक सिग्नल डिटेक्टर और नक्शे पर लिखा संदेश होता है। साथ ही उसे अपने पिता का सुसाइड नोट मिलता है। तब उसे पता चलता है कि उसका पिता वही लड़का मिकेल नील्सन था जो साल 2019 में समय यात्रा करके 33 साल पीछे चला गया था, जहां नर्स इंस कानवाल्ड ने उसे गोद लेकर माइकल कानवाल्ड नाम दिया था। पिता लिखते हैं कि उन्हें नहीं पता वे आखिर किस समय या दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। अंधेरे में जीते रहना नहीं चाहते, इसलिए वे अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर रहे हैं। चिट्ठी पढ़कर योनास सदमे में रह जाता है। अभी अभी जिसके साथ वह था वह असल में उसकी अपनी बुआ निकली। अब सवाल उठता है, उस रहस्यमय व्यक्ति के पास माइकल कानवाल्ड की चिट्ठी कैसे आई? उसका योनास कानवाल्ड से क्या रिश्ता है? कुल मिलाकर यह एक ऐसी सीरीज है जो रहस्यों से भरी हुई है। हर जगह सवाल, हर मोड़ पर नया जाल, हर जवाब नए सवाल खड़े करता है। तो आगे क्या होगा यह जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना ही पड़ेगा। इतना देखने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी को यहाँ क्यों रोका गया, तो वजह साफ है। ये एक सीरीज है। हर एपिसोड करीब 90 मिनट का है। अगर सब कुछ एक साथ बताया जाए तो देखना भी भारी पड़ जाए। अब कहानी खत्म होने का वक्त है। सच्चे दिल से धन्यवाद उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अंत तक देखा।